हाय गाइज, माय नेम इज चंद्रशेखर बरोला और मेरा नंबर है 9899123008 और हम पढ़ रहे थे ओवरव्यू ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड्स। यानी जो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट के रिगार्डिंग रेगुलेशन और स्टैंडर्ड्स हैं उसका ओवरव्यू ले रहे थे। और हमने कोवेट कोसो पढ़ा था, ब्रिटिश स्टैंडर्ड पढ़ा था, ISO 2000, 27001, 20000 और 17799 पढ़ा था, सॉक्स के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे सेबी के लिस्टिंग एग्रीमेंट का क्लॉज 49। तो हमें पता है कि क्लॉज 49 में अमेंडमेंट आ गया है, दिसंबर 2005 में अमेंडमेंट आ गया है। CEO और CFO के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है, यानी पब्लिक लिस्टेड कंपनी जो लिस्ट कर रही है, स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर रही है, तो उसके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल दी गई हैं। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये इसलिए डाली गई हैं ताकि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो हो वो सही हो, ये एक एश्योरेंस हो, स्ट्रिंजेंट स्टिपुलेशन डाली गई हैं कि जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो रही है वो सही हो रही है। और दूसरा बात, इंटरनल कंट्रोल जो है वो सही इंटरनल कंट्रोल लगाए जा रहे हैं, डिज़ाइन और उनकी एक्यूरेसी सही है, क्योंकि डिज़ाइन और एक्यूरेसी सही होगी तो इंटरनल कंट्रोल्स की तभी एक्सेप्टेबल लेवल तक रिस्क रहेगा, उससे ऊपर जो है रिस्क नहीं जाएगा। और इसके रिगार्डिंग CEO और CFO को डिक्लेरेशन देना पड़ता है, मतलब डिक्लेयर करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि हाँ मैंने ये देखा। कल की डेट में वो रिफ्यूट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा, एक जगह पर साइन किया और फिर रिफ्यूट कर रहे हैं, तो इसका मतलब फ्रॉड हो गया, इसका मतलब वो झूठ बोल रहे थे। तो बोर्ड पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी गई, ऑडिट कमेटी पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी गई, CEO पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी गई, CFO पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी गई है, ताकि इंटरनल कंट्रोल एडुकेट और इफेक्टिव हो। तो बेसिकली क्लॉज 49 में ये कहा गया कि अगर उसमें इंटरनल कंट्रोल रिक्वायरमेंट को स्ट्रिंजेंट बना दिया गया, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कंट्रोल्स को स्ट्रिंजेंट बना दिया गया, रिस्क मैनेजमेंट प्रोविजंस को स्ट्रिंजेंट बना दिया गया, तो CEO और CFO को सर्टिफाई करना पड़ता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इन्फॉर्मेशन जो उसमें इन्फॉर्मेशन है वो कोई अनट्रू स्टेटमेंट नहीं है, उसमें मटीरियली अनट्रू स्टेटमेंट नहीं है, मटीरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है। दूसरा ये है कि कोई मटीरियल फैक्ट को ओमिट नहीं करता है। उसके बाद क्या है कि ये स्टेटमेंट मिसलीडिंग नहीं है और ट्रू और फेयर व्यू देते हैं कंपनी की। और जो एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स एंड लॉज एंड रेगुलेशंस हैं उसे कंप्लाई किया जा रहा है। तो यानी कि स्टैंडर्ड्स को भी कंप्लाई किया जा रहा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं और ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स, तो वो तो सॉरी ऑडिटर्स जब ऑडिट करता है, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं उनको कंप्लाई किया जा रहा है, लॉज को कंप्लाई किया जा रहा है, जो भी रेगुलेशन है उनको कंप्लाई किया जा रहा है। जो स्टेटमेंट है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया है उसमें कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है और मटेरियल ओमिशन नहीं है, यानी कि जो दिया गया है वो ट्रू और फेयर है। पहली चीज़ तो ट्रू और फेयर है, दूसरी चीज़ मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है और तीसरी चीज़ मटेरियल ओमिशन नहीं है। इसको CEO और CFO सर्टिफाई करेगा, तो वो कहेगा कि हाँ मैंने ये देखा है, वो सर्टिफाई करेंगे कि कोई फ्रॉडलेंट और इलीगल ट्रांजैक्शन नहीं हुए कंपनी के। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी CEO और CFO को लेनी पड़ेगी। तो प्रोविज़न स्पेसिफिकली कहता है CEO और CFO को सबसे पहले उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी इंटरनल कंट्रोल और प्रोसीजर्स के डिज़ाइन के लिए, और वो अकाउंटेबल होंगे। मतलब किसी कंपनी में फ्रॉड हो गया और इंटरनल कंट्रोल और प्रोसीजर्स सही थे और उसके बावजूद फ्रॉड हो गया। फ्रॉड होते हैं कई बार, क्या होता है इंटरनल कंट्रोल जो है एक रीज़नेबल एश्योरेंस होनी चाहिए। एक रीज़नेबल एश्योरेंस होने के बावजूद भी कहीं पर आपने डिवीजन ऑफ लेबर कर रखा है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी कर रखी है और राइटफुली कर रखी है, आप रोटेट भी कर रहे हैं बंदों को, लेकिन तीनों बंदे मिल गए, मालूम पड़ा 3 बंदे वहाँ पर, 2 बंदे के से भी ज़्यादा सेग्रीगेशन कर रखा है, 3 बंदे हुए, 3 बंदे शाम को बैठते हैं और क्या कहते हैं पुराने दोस्त हो गए, पुराने आदमी हो गए, कंपनी के पुराने वेस्टेड इंटरेस्ट हो गए और वो फ्रॉड कर देते हैं कंपनी में। तो वहाँ पर एक रीजनेबल लेवल ऑफ इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स थे, उसके बावजूद भी फ्रॉड हो गया, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर फ्रॉड हो गया और इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स का डिज़ाइन सही नहीं था, तो CFO और CEO की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है, उन्हें ये बताना पड़ता है कि भाई जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं वो और जो इंटरनल कंट्रोल प्रोसेसेस हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं, उस पर रिलाई किया जा सकता है, उन्हें ये अटेस्ट करना पड़ता है। उनको ये कहना पड़ता है कि उन्होंने इवेल्युएट किया, यानी CEO और CFO ने एक कंपनी के इंटरनल कंट्रोल
प्रोसीजर्स को इवेल्यूएट किया। अब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं उन्होंने इवेल्यूएट नहीं किया और ये स्टेट कर दिया, ये वो बोल दिया कि भाई हमने इवेल्यूएट कर दिया, इसका ये स्टेटमेंट सर्टिफाई कर दिया। अगर उन्होंने सर्टिफाई कर दिया तो इसका मतलब फ्रॉड कर दिया, तो उन्हें सर्टिफाई करना पड़ता है। उसके अलावा अगर मान लिया सपोज कोई डिफिशिएंसीज हैं इंटरनल कंट्रोल के डिज़ाइन या ऑपरेशन में, और या बेसिकली पर्टिकुलरली फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स को लेते हुए तो कंपनी के ऑडिटर्स और ऑडिट कमेटी को डिस्क्लोज करना पड़ता है। इसके अलावा जो CEO CFO हैं उन्हें ऑडिटर को कुछ चीज़ें बतानी होती हैं। सबसे पहले तो ये बतानी होती हैं कि अकाउंटिंग पॉलिसीज़ कौन कौन सी चेंज हुई, सिग्निफिकेंट चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज़ बतानी पड़ती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी हमें कहता है कि अगर अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज किया है तो उसको डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अगर कोई सिग्निफिकेंट फ्रॉड हुआ है, भले ही वो मटेरियल है नॉन मटेरियल, अगर फ्रॉड हुआ है और किसी मैनेजमेंट या किसी एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट है, और ये जो एम्प्लॉयज़ हैं, मैनेजमेंट है तो कोई मैनेजमेंट का तो बताना ही पड़ेगा। एम्प्लॉय का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में सिग्निफिकेंट रोल है। मतलब कई एम्प्लॉय होते हैं छोटे मोटे फ्रॉड करते हैं, लेकिन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में उनका उतना सिग्निफिकेंट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। कई बार क्या होता है, चपरासी वगैरह होता है, वो फ्रॉड कर देता है। लेकिन अगर कोई बंदा है, कोई मैनेजर है, वो इंटरनल कंट्रोल का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो एक इम्पॉर्टेंट एम्प्लॉई है, तो वो अगर कोई सिग्निफिकेंट फ्रॉड है तो ऑडिटर को बताना पड़ेगा, यानी खुद बताना पड़ेगा। पहले क्या होता था, ऑडिटर को ढूंढना पड़ता था, कंपनी छिपाती रहती थी, लेकिन अब उसे बताना पड़ेगा। बाद में अगर मिल गया तो CEO और CFO की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई इंटरनल कंट्रोल और रिलेटेड फैक्टर्स में कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस आ रहे हैं तो बताने पड़ेंगे। करेक्टिव एक्शंस अगर आपने लिए हैं, कोई डिफिशिएंसी है, कोई मटेरियल वीकनेसेस हैं, तो वो बताने पड़ेंगे। मतलब अगर आपने करेक्टिव एक्शंस भी ले लिए हैं, पहले आपका कोई इंटरनल कंट्रोल चल रहा था, आपका एक पर्टिकुलर लेवल इंटरनल कंट्रोल्स आपने अप्लाई किए थे, उसके बाद आपने देखा कुछ डिफिशिएंसी और मटेरियल वीकनेसेस आए हैं, तो आपने कुछ करेक्टिव एक्शंस लिए, वो भी आपको बताने पड़ेंगे ताकि वो ऑडिटर उसे देख सके। तो ये क्लॉज 49 और जो लिस्टिंग एग्रीमेंट का क्लॉज 49 है, उसमें ये अमेंडमेंट आ गए। और इस अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ कि कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ी। और कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहले तो वो साइलेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कह देते थे कि मुझे पता ही नहीं, लेकिन अब एक्सप्लिसिट रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर, और इंटरनल कंट्रोल्स के इफेक्टिवनेस पर, मॉनिटर हो रहे हैं कि नहीं कंट्रोल, इस पर। तो आज की डेट में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जैसे कि हम इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट पढ़ रहे हैं, तो हमें पता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बढ़ती ही चली जा रही है। तो IT कंट्रोल्स जो हैं वो इंटरनल कंट्रोल रिक्वायरमेंट का पार्ट बन गए, मेजर पार्ट बन गए, और कल की डेट में ये बढ़ता चले जाएगा। तो आपको वाइट बॉक्स अप्रोच अपनानी पड़ेगी, यानी कि आपको ये चेक करना पड़ा सिस्टम के अंदर कंट्रोल्स लगे हैं कि नहीं लगे हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट महत्वपूर्ण इसलिए बनता जा रहा है क्योंकि ये सारे रेगुलेशंस हैं। इंडिया में जो भी आपकी लिस्टेड कंपनी है, उसको क्लॉज 49 उसको आने की वजह से और इम्पोर्टेंस हो गया। अब CFO और CEO ज़्यादा सेंसिटिविटाइज हो गए हैं, क्योंकि वो जब अटेस्ट करते हैं कि हाँ हमें हमने इंटरनल कंट्रोल चेक किए हैं, हम कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, कोई ओमिशन नहीं है, ये सारी चीज़ें वो अटेस्ट करते हैं, तो उनको पता होता है कि अगर वो झूठ बोल रहे हैं, अगर यहाँ बाद में कुछ गड़बड़ी निकली और उनका ये स्टेटमेंट झूठ निकला, तो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भाग नहीं सकते हैं, वो ये नहीं कह सकते कि मैंने चेक नहीं किया, वो कह चुके हैं मैंने चेक किया, बहुत सारी चीज़ें वो कह चुके हैं, वो डिक्लेरेशन दे चुके हैं, और उस डिक्लेरेशन से पीछे हटने का मतलब ये है कि वो फ्रॉड कर रहे हैं, शेयर होल्डर के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, कंपनी के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, लॉज को पालन नहीं कर रहे हैं। तो आज की डेट में क्या है, इंटरनल कंट्रोल रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई हैं, और इंटरनल कंट्रोल्स रिक्वायरमेंट बढ़ी हैं तो IT कंट्रोल रिक्वायरमेंट भी बढ़ गई हैं, क्योंकि इंटरनल आजकल IT ही बढ़ता चला जा रहा है। तो आपको बेसिकली तो अब आप क्या है, क्योंकि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के को सही करना है और IT बढ़ता चला जा रहा है, तो सबसे पहले आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्सपेक्टिव से IT पर्सपेक्टिव से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को देखना पड़ेगा। आज की डेट में ERPs लगे होते हैं, तो वो ERPs
लगे हैं, वो आईटी यूज़ कर रहे हैं, उस पर्सपेक्टिव से आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग देखनी पड़ेगी, सही आ रही कि नहीं सही आ रही, इंटरनल कंट्रोल लगे हैं कि नहीं लगे हैं। इंटरनल कंट्रोल को उस पर्सपेक्टिव से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आप आज की डेट में क्या है कि कंप्यूटर ऑटोमेटिकली सारे काम कर रहे हैं, सारी जो ईआरपी सारी काम कर रही है, तो यानी कि ब्लैक बॉक्स अप्रोच नहीं कर सकते आप। उसके अंदर कंप्यूटर के अंदर क्या चल रहा है, लॉजिकली क्या चल रहा है, लॉजिकली आपको देखना पड़ेगा। उसके लिए हमने पढ़ा था कि कैट्स का यूज़ करना पड़ेगा, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स का यूज़ करना पड़ेगा, पुरानी ऑडिट मेथोडोलॉजी यूज़ नहीं करनी पड़ेगी, नई ऑडिट मेथोडोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी, और वहाँ इंटरनल कंट्रोल को चेक करना पड़ेगा, और उन सारे इंटरनल कंट्रोल को चेक करना पड़ेगा जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को अफेक्ट कर रहे हैं, और वहाँ पर देखना पड़ेगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आईटी पर्सपेक्टिव्स उस इन्वॉल्व हो जाएगा वहाँ पर। उसके बाद रिस्क देखने पड़ेंगे। जब आप आईटी यूज़ कर रहे हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए तो रिस्क हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, जो इम्प्लीमेंटेशन आप ये आईटी का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं तो वो नेचर चेंज हो जाता है। आप एक कल की डेट में क्या था कि आपके पास किताबें थी, वहाँ पर कई आदमी बैठे हुए थे, एक आदमी दूसरे आदमी की चेकिंग कर ले रहा था, एक कंट्रोल था, लेकिन अब सिस्टम के अंदर हो रहा है, लॉजिकली हो रहा है, आपको सिस्टम के अंदर लॉजिकली देखना पड़ेगा। अब जो है रिस्क चेंज हो गए हैं, अगर लॉगरिथम सही है तो सही है, सारे एंट्रीज सही जा रही हैं, लेकिन लॉगरिथम में अगर कंप्यूटर के अंदर जो लॉगरिथम है, जो मैथमेटिकल फार्मूला लगा है कैलकुलेशन करने के लिए, अगर आप कोई चीज़ कैलकुलेट करने के लिए उससे कह रहे हो, अकाउंटिंग में कोई चीज़ कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हो, थोड़ी सी उसने गलत कैलकुलेट की, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। थोड़ी फार्मूला अगर थोड़ा सा गलत हो गया, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो आपको ये देखना पड़ेगा फार्मूला में रोबस्टनेस है कि नहीं है। उसके अलावा कंट्रोल्स देखने पड़ेंगे कि कोई फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन गलती से डिलीट तो नहीं हो रही है, सही आदमी को एक्सेस तो नहीं मिल रहा है, लॉजिकल कंट्रोल्स हैं कि नहीं है, फिजिकल कंट्रोल्स हैं कि नहीं है, सिस्टम के कंट्रोल्स हैं कि नहीं है, बाउंड्री कंट्रोल्स हैं कि नहीं है, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। आपको सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस देखने पड़ेंगे और दूसरे टेक्नोलॉजी कंपोनेंट देखने पड़ेंगे, और ये देखना पड़ेगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को इन्फ्लुएंस तो नहीं कर रहे हैं। अगर जैसे फॉर एग्जांपल टैली चलता है, टैली के नीचे एक ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है, टैली उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चलता है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मशीन से कम्युनिकेट कर रहा होता है, मशीन लैंग्वेज में मशीन से बात कर रहा होता है, और उसके ऊपर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चल रहा होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमसे कम्युनिकेट कर रहा होता है। तो बेसिकली हमें ये देखना पड़ेगा कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हमारी हेल्प कर रही हैं, उस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स को बीट आउट करने में हमारी हेल्प कर रही हैं, भले ही डायरेक्टली कर रहे हो इनडायरेक्टली कर रहे हो, उनको देखना पड़ेगा, वहाँ पर सारे कंट्रोल्स लगे हैं कि नहीं देखना पड़ेगा। इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क आईटी पर्सपेक्टिव से, आईटी कंट्रोल से हमें इवेल्युएट करने पड़ेंगे, रिस्क को मॉनिटर करना पड़ेगा और उसका मैनेज करना पड़ेगा। रिस्क मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सेप्टेबल रिस्क बनाना पड़ेगा और उसके बाद काम करना पड़ेगा, क्योंकि कंट्रोल्स अगर वहाँ पर वायलेट हुए तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो और कंट्रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी सीईओ और सीएफओ के पास आ गई है। तो एडुकेसी और एफिकेसी देखनी पड़ेगी, इफेक्टिवनेस देखनी पड़ेगी इंटरनल कंट्रोल की और रिलेटेड आईटी कंट्रोल्स के लिए। ये आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो यानी सीईओ और सीएफओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ गई है, आईटी आने की वजह से रिस्क बढ़ गया है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गया है, आईटी ने कई रिलायबिलिटी कई जगह पर बढ़ा दी है, लेकिन जब आईटी में कोई प्रॉब्लम आती है, अगर कोई आईटी इन्वायरमेंट में कोई प्रॉब्लम आती है तो कंट्रोल्स में प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो कंट्रोल्स हैं कि नहीं है, इसके लिए आज की डेट में सीईओ और सीएफओ को सर्टिफाई करना पड़ता है, और वो एक बार सर्टिफाई कर देगा तो वो ये नहीं कह सकता, उन बातों से पीछे नहीं हट सकता, मतलब उसे सेंसिटिव होना पड़ेगा उन सब चीज़ों के लिए। तो ये क्लॉज 49 जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और उसने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को बेटर बनाने में अपना योगदान दिया। तो अब ये सारे जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं वो हमें इंटरनल कंट्रोल को में हेल्प कर रहे हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हेल्प कर रहे हैं, और बाकी कंट्रोल्स आईटी कंट्रोल्स को एस्टेब्लिश करने में हेल्प कर रहे हैं। मतलब जो हमने जितने भी कंट्रोल्स पढ़े आपके अकाउंटिंग एश्योरेंस 29 से लेकर कोविड से लेकर कोसो से लेकर, तो एज ए इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो आपको पता होगा कि सॉक्स प्लस जो क्लॉज 49 है वो सीईओ और सीएफओ के ऊपर एक्सप्लिसिट रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देता है आज की डेट में। उसके बाद हमारी स्टडी जो है रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क बेसल 2 के लिए
जो बेसल 2 के जो नॉर्म्स हैं, जो बैंक्स में बेसल 2 के जो फ्रेमवर्क हैं जो अप्लाई होते हैं उसके बारे में बताया हमें। तो बेसिकली बेसल 2 नॉर्म्स जो हैं उससे पहले बेसल कमेटी बैठी थी और बेसल कमेटी ने बेसल फ्रेमवर्क दिया था, यानी बेसल रिकमेंडेशन दिया था। तो बेसल नॉर्म्स क्या हैं, किसके रिगार्डिंग है? ये बेसिकली मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग नॉर्म्स हैं। असल में क्या है, बैंक और स्टॉक मार्केट में एक चीज़ है कि फ्रॉड वहीं पर, वहाँ पर प्रॉब्लम वहाँ पर होती है जब यहाँ पैसा नहीं होता है। मतलब आजकल तो जो है सेटलमेंट उसी दिन हो जाता है, लेकिन पहले क्या होता था, कई दिन बाद सेटलमेंट होता था। तो कई बार क्या होता था कि आप जो स्टॉक मार्केट में जो आदमी ब्रोकिंग कर रहा है वो, उसके पास लॉसेस इतने हो जाते थे कि स्टॉक मार्केट गिर जाता था, अचानक उसकी कैलकुलेशंस गलत हो जाती थी, लॉसेस इतने हो जाते थे कि वो उन लॉसेस को भी भरपाई नहीं कर पाता था। तो उस केस में क्या होता है, उसके पास पैसे नहीं होते थे उस लॉस की भरपाई करने के लिए, ताकि आगे वो, क्योंकि स्टॉक मार्केट में लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। तो जब लॉस होगा तो आपको, अगर मान लिया सपोज आपने शेयर्स खरीदे हैं और आपने एक पर्टिकुलर मार्जिन लेकर खरीदे हैं, अब आज की डेट में तो मार्जिन पहले ही रखवा लिया जाता है आप, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो अगर वो मार्जिन आपके पास नहीं है और आपने एक लेवल से ज़्यादा शेयर्स खरीद लिए हैं और बाद में वो शेयर्स की वैल्यू गिर गई है या कुछ हो गया है जो आपकी एक्सपेक्टेशन के अनुसार, कैलकुलेशन के अनुसार नहीं हो रहा है, और वहाँ पर आप लॉस कर रहे हैं और उस लॉस को पैसा देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, तो उस केस में क्या होता था कि आपके पास कैपिटल रिक्वायरमेंट की वजह से प्रॉब्लम हो जाती थी। मतलब कैपिटल अगर आपके पास नहीं है भाई, जो अगर आपने लॉस किया और लॉस को पूरा कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अगर आपको लॉस हुआ और वो भरपाई नहीं कर पाए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसी तरीके से बैंक में एक मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। असल में बैंक में बेसिकली क्या होता है कि बैंक क्या करता है, आपसे पैसा लेता है, आपको इंटरेस्ट देता है और आगे उसको हायर इंटरेस्ट में आगे वो पैसा आगे लोगों को पैसा दे देता है। तो कहने का मतलब ये एक पर्टिकुलर चेन होती है। तो क्या होता है कि अगर मान लिया सपोज आप, बैंक ने आगे लोन दे दिया है, लोन से वो हायर इंटरेस्ट लेता है, तो उसको लोन्स को इस तरीके से मैनेज करना है कि अगर उसका कस्टमर आ रहा है पैसा विड्रॉल करने के लिए तो उसके पास एक मिनिमम पैसा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए उसको सर्विस करने के लिए। कल की डेट के पास आप बैंक में गए और बैंक ने बोला कि आज तो मेरे पास पैसा नहीं है आपको देने के लिए, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो हमने कैश रिज़र्व रेशियो के बारे में पढ़ा है। बैंक में कैश रिज़र्व रेशियो होता है। कैश रिज़र्व रेशियो में क्या होता है, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कैश उन्हें कैश जो है आरबीआई को देना होता है और एक पर्टिकुलर अमाउंट अपने पास रखना पड़ता है। और फिर SLRs होती हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है, एक पर्टिकुलर अमाउंट का लिक्विडिटी उनको रखनी पड़ती है। वो लिक्विडिटी की इसलिए होती है ताकि कस्टमर को उसको सर्विस कर सकें। और वो SLR जो है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो है, वो आरबीआई डिटरमाइन करती है ताकि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके। अगर वो SLR बढ़ा देती है, SLR घटा देती है, तो बैंक उतनी लिक्विडिटी नहीं रखता है, वो उतने पैसे जो हैं या तो आरबीआई को दे देता है या दूसरी जगह इन्वेस्ट कर देता है, क्योंकि तो मार्केट से लिक्विडिटी कम हो जाती है, इन्फ्लेशन कम हो जाता है। तो इस तरीके से जो आरबीआई है वो मार्केट को कंट्रोल करती है। और दूसरी बात यह है कि इन सब चीज़ों में इम्पॉर्टेंट ये है कि बैंक के पास पैसा होना चाहिए, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल होना चाहिए। तो बेसल कमेटी एक फ्रेमवर्क है जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट को रेगुलेट करता है कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। तो आज की डेट में क्या है कि बेसल 2 इंट्रोड्यूस हुआ है। पहले क्या हुआ, बेसल अकॉर्ड था, उसमें एक सिंगल फाइनेंशियल ओरिएंटेशन था। आज की डेट में 3 पिलर्स हैं बेसल 2 के, और जो सारे पिलर्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट करते हैं। तो ये क्या करते हैं, इंटरनल प्रोसेसेस बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये पिलर्स जो हैं मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट में फोकस करते हैं, सुपरवाइजरी रिव्यू में फोकस करते हैं और मार्केट डिसिप्लिन में फोकस करते हैं। तो आज की डेट में क्या हुआ है, कोर बैंकिंग सर्विस आ गई है। और कोर बैंकिंग सर्विस आने की वजह से तो सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सॉल्यूशंस आ गए हैं। तो सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सॉल्यूशन ने क्या किया है, रियल टाइम मॉनिटरिंग कर दी है।
और नीड भी हो गई है। रियल टाइम मॉनिटरिंग में क्या होता है कि सुपरवाइजरी एक्शंस होते हैं और सूटेबल टाइम पर सुपरवाइजरी एक्शंस आप ट्रिगर कर सकते हो, यानी कि आप रियल टाइम मार्केट में मॉनिटर कर सकते हो। अगर मान लिया सपोज बैंक कई तरीके से काम करता है, जैसे फॉर एग्जांपल कॉल मार्केट रेट्स होती हैं। अगर आपके पास बैंक के पास छोटा अमाउंट ऑफ पैसा है तो वो क्या करता है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पैसा शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी आई है तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी वो कॉल मार्केट्स में दे देता है, एक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में दे देता है, और वो एक दिन के लिए 2 दिन के लिए डिपॉजिट्स होते हैं और उसमें 18 20 25% मिलता है ईयरली, 25% या 50% तक भी कॉल मार्केट रेट्स में जो है पैसे की रिक्वायरमेंट रहती है बैंक्स के बीच में। यानी कि बैंक्स में अगर कहीं किसी बैंक के पास उतनी लिक्विडिटी नहीं है और दूसरे बैंक को पैसा चाहिए तो एक बैंक दूसरे बैंक से कॉल मार्केट में पैसा खरीद बेच लेता है, मतलब एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट में पैसा लोन ले लेता है। तो कहने का मतलब ये है रियल टाइम मॉनिटरिंग बढ़ गई है, सेंट्रलाइज बैंकिंग सिस्टम्स बढ़ गए हैं। तो ये बेसिकली क्या हुआ है, ये आईटी का रोल बढ़ गया है। और चूंकि आईटी का रोल बढ़ गया तो यहाँ पर कंट्रोल्स होने चाहिए। हम मतलब जो बेसल कमेटी के बारे में पढ़ रहे हैं इस पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं। हमें ये नहीं पढ़ना है कि इस पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ना है कि भाई एडुकेट कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, उसका कैलकुलेशन क्या होना चाहिए, उस बारे में हम नहीं पढ़ रहे हैं। हमारा पर्सपेक्टिव ये है कि क्योंकि सेंट्रलाइज बैंकिंग सिस्टम्स आ गए तो ऑपरेशनल रिस्क बढ़ गए। मतलब अगर मान लिया सपोज आपकी इंटरनल प्रोसेसेस में प्रॉब्लम आ जाए या इनएडिकेट इंटरनल प्रोसेसेस हैं, आपके आदमी कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दें या सिस्टम्स में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। आज की डेट में आप सोफिस्टिकेटेड सिस्टम यूज़ करते हैं, सीबीएस यूज़ करते हैं, सेंट्रलाइज बैंकिंग सॉल्यूशंस यूज़ करते हैं जहाँ पर रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है, तो वहाँ पर आपको टाइमली बेसिस पर काम करना पड़ता है। जैसे मार्केट है, शेयर मार्केट है, आज की डेट में पहले क्या होता था, आप अपने सब ब्रोकर से कांटेक्ट करते थे, फिर सौदा करते थे, फिर माल खरीदते थे। आज की डेट में क्या है कि आप बैठे होते हो इंटरनेट में, स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएट कर रहा होता है और आप इंस्टेंटली खरीद कर सकते हो। आप वहाँ पर डाल सकते हो कि इतने में ख़रीदना है मेरे को, अगर ये स्टॉक मार्केट में ये वैल्यू आ गई तो इतने में ख़रीदना है, ये आ गई तो इतने में बेचना है, आप खरीद बेच कर सकते हो। तो इंस्टेंटली रियल टाइम में कर सकते हो, अपने घर में बैठकर कर सकते हो। आपको बैंक अकाउंट को कॉन्फ़िगर कराना है, एक डीमैट खुलना है और जो है आप ट्रेडिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि आज सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स हम यूज़ करते हैं, सेंट्रलाइज बैंकिंग सिस्टम भी यूज़ करते हैं और इसमें रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है। तो आज की डेट में आईटी का रोल बहुत बढ़ गया है। तो एडुकेट कंट्रोल्स होनी चाहिए और एडुकेट कंट्रोल्स जो हैं पहले तो सारे ट्रांजैक्शन कैप्चर होने चाहिए जो कि होते हैं जनरली, और ये सही तरीके से प्रोसेस होनी चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए इनका, और इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन होनी चाहिए। तो ये बेसिकली ऑपरेशनल रिस्क जो है को कैसे मैनेज करेंगे इसके बारे में बेसल 2 बताता है। बेसल 2 कहता है कि एक सूटेबल सिस्टम होना चाहिए जिससे कि हम जो ऑपरेशनल रिस्क है उसको मिटिगेट कर सकें। और ऑपरेशनल रिस्क किसके रिलेटेड होगा, डेटा के रिलेटेड होगा, क्योंकि डेटा इंपॉर्टेंट हो गया। वो डेटा हमें मिल रहा है, स्टॉक मार्केट में आप बैठे हो तो क्या हो रहा है, डेटा ही तो आ रहा है। आप कुछ बटन दबा रहे हो, डेटा जा रहा है, और वो क्या हो रहा है, मैनिपुलेट हो रहा है। आपका पैसा आपके अकाउंट से निकल कर दूसरे में जा रहा है, फिजिकली तो कुछ नहीं जा रहा है, डेटा ही मूव कर रहा है, डेटा ही वो हो रहा है, डेटा ही भेज रहे हो, डेटा ही ले रहे हो, स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग कर रहे हो, सारी चीज़ डेटा मूव कर रही है। तो आपका जो डेटा है वो आइडेंटिफिकेशन, कैप्चरिंग, स्टोरेज, एनालिसिस, रिट्राइवल और जो डायनेमिक रिपोर्टिंग है वो सही तरीके से होनी चाहिए। अगर वो सही तरीके से नहीं हो रही है, वहाँ पर कंट्रोल्स नहीं लगे हैं, आप अगर मान लिया सिंगल ट्रेडर हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तब भी दिक्कत है। लेकिन सोचो अगर आप प्राइमरी स्टॉक ब्रोकर हो, सेकेंडरी मार्केट में बैठे हुए हो, आपके पास मालूम पड़ा एक मिनट में या 1 घंटे में 10,000 ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, आपके 500 1000 क्लाइंट्स हैं, उससे भी ज़्यादा क्लाइंट्स हैं जो आपके थ्रू ट्रेड कर रहे हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर आपके सिस्टम्स को रोबस्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो ब्रोकरेज का या स्टॉक मार्केट का
के बारे में था। लेकिन बैंक्स में क्या होता है, बैंक्स में ट्रांजैक्शन और तेज़ी से चलते हैं। बैंक्स में रोज़ पैसा डिपॉजिट हो रहा होता है, रोज़ आ रहा होता है। स्टॉक मार्केट में तो जो शेयर मार्केट में खेल रहे हैं वही आदमी होते हैं। बैंक में तो स्टॉक मार्केट में जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो भी तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन हो रहे हैं और पूरी इकोनॉमी के ट्रांजैक्शन चल रहे होते हैं। तो बैंक को एक मिनिमम कैपिटल एडुकेसी रखनी पड़ती है, कैपिटल रखना पड़ता है। तो बैंक को क्रेडिट रिस्क भी देखना पड़ता है, मार्केट रिस्क भी देखना पड़ता है, सारे रिस्क देखने पड़ते हैं। तो सारे रिस्क को देखने के लिए इंटरनल कंट्रोल्स बहुत तगड़े होनी चाहिए, एक अच्छा रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, एक अच्छी सुपरविजन प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और आज के डेट में जो जहाँ पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होने स्टार्ट हो गए और धीरे धीरे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बढ़ते जा रहे हैं, वहाँ पर सोफिस्टिकेटेड रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। तो बेसल 2 इन्हीं सब चीज़ों के लिए प्रोवाइड करता है, वो उन प्रैक्टिसेस को बताता है जो हमें कैपिटल रेगुलेशन में हेल्प करेंगी। और इससे क्या होगा कि रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस बेटर होंगी और जो फाइनेंशियल सिस्टम की स्टेबिलिटी मजबूत होगी। क्योंकि एक फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, बहुत सारे बैंक काम कर रहे हैं। अगर एक बैंक मजबूत है तो वो फाइनेंशियल पूरे कंट्री के फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो बेसल कमेटी बेसल 2 जो है वो इन रिस्क को, इन सब चीज़ को मैनेज करने में हमारी हेल्प करती है। तो इसको रिवाइज करें एक बार। बेसल 2 फ्रेमवर्क है, किसके लिए है, रिस्क मैनेजमेंट के लिए। बेसिकली बेसल 2 बैंकिंग सेक्टर में यूज़ किया जाता है। बेसल 2 फ्रेमवर्क बैंकिंग सेक्टर में यूज़ किया जाता है। पहले बेसल कमेटी ने जो आपका फ्रेमवर्क दिया था उसको रिवाइज़ किया गया और बेसल 2 फ्रेमवर्क आ गया है। तो बेसिकली ये मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट रेगुलेट करने में बैंक की हेल्प करता है। तो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट रेगुलेट करने में आपका बैंक का बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसमें अच्छे रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की ज़रूरत होती है। आपको इन्फॉर्मेशन राइट टाइम पर आनी चाहिए। एक अच्छा रोबस्ट आईटी सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें आज की डेट में आईटी में काम करती हैं। तो बेसल 2 कमेटी जो है 3 पिलर्स रिकमेंड करती है और वो कहती है कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट में हमारा फोकस होना चाहिए, सुपरवाइजरी रिव्यू में हमारा फोकस होना चाहिए और मार्केट डिसिप्लिन में होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों चीज़ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। अगर एक पूरे मार्केट में देखा जाए, बैंकिंग मार्केट में अगर मार्केट में डिसिप्लिन है तो बैंक को ईज़ होती है, और बैंक में डिसिप्लिन है तो मार्केट में एक डिसिप्लिन आता है, क्योंकि कई बैंक्स मिलकर एक बैंकिंग मार्केट बनाते हैं। तो आजकल क्या है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस हैं और सारी चीज़ें कंप्यूटराइज्ड होती हैं, सारे ट्रांजैक्शन कंप्यूटर से होते हैं और मैसिव नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं। और हर बैंक के पास कोई एक पर्टिकुलर SLR मेंटेन करनी होती है, एक CRR मेंटेन करनी पड़ती है और मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट मेंटेन करनी पड़ती है। क्योंकि 2 टाइप के रिस्क होते हैं, क्रेडिट रिस्क होते हैं और मार्केट रिस्क होते हैं। क्रेडिट रिस्क ये है कि किसी टाइम पर आपके पास पैसा है और आपने सारा का सारा पैसा सपोज लोन के लिए दे दिया, 10 साल के लोन के लिए दे दिया। अब अगले 10 साल के लिए आपके पास पैसा ही नहीं है और आपके पास कस्टमर आया, उसने कहा मुझे अपने खाते से पैसा निकालना है, आपने कहा 10 साल बाद आना, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो आपको मैनेज करना पड़ेगा, इफेक्टिवली मैनेज करना, इस तरह से मैनेज करना पड़ेगा कि कुछ पूल ऑफ मनी हमेशा रहना चाहिए, कुछ लोन हमेशा मैच्योर होते रहना चाहिए। कुछ लोन जो आपने आगे दिया है, जिस बैंक ने कंपनीज़ को लोन दिया है या दूसरे बैंक को लोन दिया है या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को लोन दिया है, वो लोन्स का रिपेट्रिएशन होते रहना चाहिए। तो लोन का पैसा आएगा, कस्टमर कुछ पैसा उनके पास रहेगा, कुछ पैसा जैसे मान लीजिए 100 रुपया जमा हुआ, 100 रुपये में से वो कुछ पैसा रखेंगे अपने पास, कुछ पैसा वो इंटरेस्ट में देंगे दूसरी कंपनीज़ को। तो ये एक पूल क्रिएट करेंगे। उस पूल को कैसे मैनेज करना है ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है और उस पूल को मैनेज करने के लिए आईटी के टेक्निक्स यूज़ की जा रही हैं, आज आईटी मेथोडोलॉजी यूज़ की जा रही हैं और उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। जैसे कॉल मार्केट रेट मैंने बोला, कॉल मार्केट क्या होती है, बैंकिंग मार्केट होती है। मालूम पड़ा आपके पास कैपिटल नहीं है, आपने लोन दे दिया, अभी लोन मैच्योर होने में आपको कुछ दिन है, तो आप दूसरे बैंक से बोलते हो यार 2 दिन के लिए पैसा दे दे, 4 दिन के लिए पैसा दे दे, तो बैंक आपको 2 या 4 दिन के लिए पैसा देता है। और एक बैंक दूसरे बैंक को 2 या 4 दिन के लिए पैसा देता है और उसमें क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई होता है, 25%, 30%, 35%, 50%, इस तरीके का इंटरेस्ट होता है। तो
एक बैंक अपनी लिक्विडिटी मैनेज कर रहा होता है और एक बैंक जो है उससे पैसा कमा रहा होता है, क्योंकि उसके पास एक्सेस लिक्विडिटी है। तो ये एक के पास एक्सेस लिक्विडिटी है और एक के पास लिक्विडिटी कम है, तो जो बिजनेस रिस्क और आपका क्रेडिट रिस्क और सारी चीज़ें मैनेज होनी चाहिए, पूरी इकोनॉमी मैनेज होनी चाहिए। बैंक इकोनॉमी में काम करता है। मैं अगर मान लिया सपोज सरकार ने अचानक बोला कि भाई SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बैंक ने घटा दिया है, इन्फ्लेशन घटाना है, कैपिटल CRR जो है कैपिटल रिजर्व रेशियो, आपको एक पर्टिकुलर, हर बैंक को एक पर्टिकुलर पैसा RBI को जमा करना पड़ता है, तो एक पर्टिकुलर उस पर इंटरेस्ट देता है, प्राइम लेंडिंग रेट कहते हैं उसे, उतना इंटरेस्ट बैंक देता है, RBI जो है उस पैसे पर देता है। जैसे HDFC बैंक है, उस पर 100 रुपया आया तो एक पर्टिकुलर पैसा उसे देना पड़ता है। अगर मान लिया सपोज प्राइम लेंडिंग रेट और बाकी लेंडिंग रेट से नीचे होता है, बाकी लेंडिंग रेट्स प्राइम लेंडिंग रेट से ऊपर होते हैं, तो RBI कम इंटरेस्ट देता है, कहने का मतलब ये है। तो बेसिकली क्या है कि अगर CRR बढ़ गया और आपको ज़्यादा पैसा RBI को देना पड़ा, रखना पड़ा, जो आपके पास पैसा आ रहा है, तो आपकी लिक्विडिटी में फ़र्क आ जाएगा। SLR घट गया तो आपकी लिक्विडिटी में फ़र्क आ जाएगा। तो बैंक SLR और CRR चेंज करता रहता है RBI। तो आपको ये सारी चीज़ों को देखकर मैनेज करना पड़ेगा, अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट मैनेज करनी पड़ेगी। तो बेसल सेकंड इसमें हेल्प करता है। और ये इसमें क्या है कि कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होती हैं, और ये सारी कैलकुलेशंस कौन करता है? सॉफ्टवेयर करता है। और ये सारी कैलकुलेशंस जो होता है, सॉफ्टवेयर आपको हेल्प करता है ये सारी चीज़ें करने में। तो आपके पास डेटा आ रहा होता है, नंबर क्रंचिंग हो रही होती है, आपका बैंकिंग सॉल्यूशंस में ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो आपके बैंकिंग जो भी है, बैंक सॉफ्टवेयर है, वो काम करना चाहिए, सही तरीके से काम करना चाहिए। वहाँ कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी मेंटेन होनी चाहिए। इंटरनल कंट्रोल्स आपके सही होने चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि देखिए अगर आप उसको सोच के देखो कि बैंक का बिज़नेस क्या है, वो आपसे पैसे लेता है और पैसे आगे देता है। मतलब आपको वो अगर 4% इंटरेस्ट दे रहा है तो आगे वो उस पैसे को 8% में देगा या 7% में देगा, 3% डिफरेंशियल क्रिएट करेगा। 3% डिफरेंशियल में कुछ अपना खाएगा, कमाएगा, अपने आप को मेंटेन करेगा, कुछ अपना प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करेगा, और बाकी जो है कुछ अपना मेंटेन करेगा, कुछ उसका प्रॉफिट होगा। लेकिन कुछ उसे SLR भी रखने पड़ेंगे, कुछ CRR की रिक्वायरमेंट होगी, कुछ मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स होंगी, कुछ क्योंकि कुछ पैसा पूर्व लिक्विडिटी के लिए रखना पड़ेगा। तो वो 100 रुपया उसने लिया तो 100 रुपया आगे नहीं देगा वो 100, और उसके बाद इंटरेस्ट रेट अगर उसने ज़्यादा हो गया तो वो बिज़नेस से बाहर हो जाएगा। अगर आपको एक तो उसे जो डिपॉजिट्स हैं, डिपॉजिटर को पैसा देना होता है, और एक उसे पैसा देना होता है, उससे पैसा लेना होता है जिसे लोन दिया हुआ है। तो उसे लोन देना है तो मार्केट में वन ऑफ द लीस्ट प्राइसेस में लोन देना है, क्योंकि दूसरे बैंक कम प्राइस में लोन देंगे, कम इंटरेस्ट रेट में लोन देंगे। और इंटरेस्ट देना है तो उसे मार्केट के अनुसार इंटरेस्ट देना है, क्योंकि अगर आपके डिपॉजिटर को वो मार्केट से कम इंटरेस्ट देगा, डिपॉजिटर ही नहीं आएंगे आपके पास। तो हाईली कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। मतलब हमें लगता है कि ये ईजी चीज़ है, लेकिन ये नहीं है। तो इसके लिए रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं, और बेसल सेकंड फ्रेमवर्क उन्हीं रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स के बारे में एक फ्रेमवर्क देता है बेसिकली। और उसके 3 पिलर होते हैं बेसिकली: मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, सुपरवाइजरी रिव्यू और मार्केट डिसिप्लिन। और इसी के चारों तरफ ये घूमता है। और लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बैंक की वर्किंग को समझना, और ये समझना वहाँ एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो ये सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा है, और वहाँ पर एक डेटा है जो मूव कर रहा है। डेटा क्या है? बेसिकली इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नल्स हैं जो मैसिवली मूव कर रहे हैं, और सर्वर्स हैं जिस पर ये सारी काम हो रहा है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम है जो काम कर रहे हैं। उसके अलावा उसके पीछे लोग बैठे हुए हैं, और वो लोग सही टाइम पर रिएक्ट करना है। अगर सही टाइम पर वो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, सही तरीके से इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को नहीं मैनेज कर रहे हैं, इस कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम को सही तरीके से मैनेज नहीं कर रहे हैं,
प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अगर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गई, आपके इंटरनल कंट्रोल में प्रॉब्लम आ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आपकी जो आईटी की मशीन है, जो वो आईटी का पूरा इन्वायरमेंट है, वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। अगर मान लिया सपोज़ कोई डिज़ास्टर आ गया, कोई डेटा लॉस हो गया, कोई वायरस आ गया, किसी ने कुछ हैक कर दिया, कहीं सॉफ्टवेयर में एल्गोरिथम में प्रॉब्लम आ गया, या कोई और चीज़ प्रॉब्लम हो गई, कोई ट्रोजन प्रोग्राम है या कोई और प्रॉब्लम हो गई, वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए और उसके लिए कंट्रोल्स होना चाहिए। उसके लिए आप ब्लैक बॉक्स ऑडिटिंग नहीं करेंगे, आप प्रोसेसिंग इन आउट प्रोसेसिंग वो आउट नहीं देखेंगे, आप सिस्टम के अंदर जाना पड़ेगा, आप लॉजिकली, और पूरे सिस्टम्स को देखना पड़ेगा। तो इस पर्सपेक्टिव से बेसल सेकंड फ्रेमवर्क फॉर रिस्क मैनेजमेंट आप देखेंगे। थैंक्स।